नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम फिर से मेंसुरेशन के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रमिति, ठीक है। तो इसमें अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है हमारा कौन सा, ट्रायंगल। अभी हम त्रिभुज की पूरी पॉसिबिलिटी के बारे में किस किस प्रकार से त्रिभुज के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब डिस्कस कर रहे हैं। तो त्रिभुज के एंगल वाइज भी हमने डिस्कस कर लिया कितने टाइप के होते हैं, साइड वाइज भी डिस्कशन हो गया अपना, और इसमें हमने एरिया कितने टाइप से किन किन त्रिभुज का एरिया जो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, आइसोसेलेस होता है, स्केलीन, इन सभी के हमने एरिया के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे जो ट्रायंगल हैं इनकी समरूपता के बारे में, है ना, क्योंकि कुछ ट्रायंगल होते हैं समरूप, त्रिभुज समरूप भी होते हैं और त्रिभुज सर्वांगसम भी होते हैं, ठीक है। अगर आप मैथ का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप मैथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस की लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो समरूप और सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं हमारे। तो समरूप मतलब कहलाते हैं सिमिलर ट्रायंगल, है ना, सिमिलर, और ये होते हैं हमारे सर्वांगसम मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब इसमें बेसिक डिफरेंस है क्या, इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमारे समरूप त्रिभुज होते हैं, क्योंकि दो त्रिभुज अगर समरूप त्रिभुज हैं तो इसमें क्या है, इसमें हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक चीज़ तो देखनी पड़ती है हमें इसका आकार, और एक देखना पड़ता है इनकी माप, ठीक है। माप मतलब कहलाएगा क्या, इनका मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब जैसे एक साइड हमारी 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरे वाले त्रिभुज की साइड भी 5 होनी चाहिए, है ना। इसकी साइड अगर 8 सेंटीमीटर है एक ट्रायंगल की, दूसरे की भी साइड 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझे हम, जैसे हमने देखो ये दो ट्रायंगल बनाए इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये 8 है और ये सपोज 4 है, ठीक है। तो ये भी अगर 5, 8 और 4 हुआ तो ये कहलाएगा कि इनकी माप एक जैसी है। इनकी माप कैसी है, एक जैसी है, माने जो साइड इस ट्रायंगल में भाई मेजरमेंट इस ट्रायंगल का भी दिया है, तो ये कहलाती है अपनी माप। एक होता आकार। आकार मतलब आप समझ रहे हैं, आकार क्या कहलाएगा हमारा, आकार ऐसा कहलाएगा कि देखो एक ट्रायंगल सपोज हमने ऐसा बनाया, ये इस टाइप से, ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल भी सेम इसी टाइप से बनना चाहिए, ये इस टाइप से ना, क्योंकि ट्रायंगल तो ऐसा ही बन सकता है, ये भी ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। तो अब इसका आकार इसके बराबर तो है नहीं, हाँ, लेकिन इसका आकार इसके बराबर है, ठीक है। तो ये है अपना आकार, और हमने एक आपके लिए माप के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो कोई भी दो त्रिभुज जब भी वो समरूप त्रिभुज होंगे तो इसमें इनका जो है आकार तो एक जैसा रहेगा, ठीक है, लेकिन माप एक जैसी नहीं रहेगी। आकार तो एक जैसा रहेगा लेकिन माप एक जैसी नहीं रहेगी, मतलब उनका मेजरमेंट एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर वहीं पे हम बात करें सर्वांगसम त्रिभुज की, कि सर्वांगसम त्रिभुज कब होंगे, जब इनका आकार को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइज, है ना, ये है साइज, और माप मतलब क्या कहलाएगा, मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें आकार भी सेम होना चाहिए और इनका जो मेजरमेंट है, माप भी दोनों की बराबर होना चाहिए, है ना। तो सर्वांगसम त्रिभुज तभी होंगे जब इनका आकार और माप दोनों बराबर हों, और समरूप त्रिभुज तब हो जाएंगे जब इनका आकार तो बराबर होना ही चाहिए ना, माप बराबर हो या ना हो, है ना। तो इस टाइप से इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे हम समरूप त्रिभुज, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे समरूप से ही बनते हैं ना, ध्यान आप, सर्वांगसम त्रिभुज से सर्वांगसमता के आधार पर क्वेश्चन हमारे कब बनते हैं, तो हमें मेनली फोकस करना है किस पर, सिमिलर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो वो कब कब सिमिलर हो सकते हैं, क्या क्या इनकी कंडीशन रहेंगी, ठीक है। तो इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं, फिर इसके हम क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये पहले तो बेसिक सा डिफरेंस था। हाँ, एक और इसमें हमें बात याद रखना है, जो हमारे जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज हैं ना, जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज हैं, सभी सर्वांगसम त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज बोल सकते हैं। ध्यान देना इस बात को, है ना, जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज हैं उनको हम समरूप त्रिभुज बोल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया कि समरूप त्रिभुज में आकार तो बराबर रहेगा, माप बराबर हो या ना हो, है ना, और अगर माप भी बराबर हो जाएगी, है ना, तो इसमें समरूपता पे इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भाई ये सर्वांगसम तो हो गया लेकिन ये समरूप है। हर एक सर्वांगसम जो त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुज होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि हर एक समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो ऐसा नहीं है, है ना। हर एक समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान देना है, हर एक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा लेकिन हर एक समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज नहीं हो सकता है, ठीक है।
चलो अब त्रिभुज समरूप कब कब होंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करें, ठीक है। तो समरूपता के लिए जैसे देखो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये जैसे हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें सपोज हमारा एक एंगल बना दिया हमने ये 40 डिग्री का, ये एंगल है हमारा सपोज 80 डिग्री का, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल है सपोज हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो गया, बचा हमारे पास कितना 60, ये हो गया हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। ये इस टाइप से बन गया। अब देखो अगर हमने इसी टाइप से एक ट्रायंगल और बनाया जिसमें कि देखो ये एंगल हमारा कितना 40, फिर से ये हमारा 80 है और ये हमारा 60 है, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल ABC और ये हमारा ट्रायंगल हो गया PQR, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हो गए। अब इसमें क्या है, इसमें हमें कभी कभी ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई ये अगर इनके एंगल बराबर हैं तो इनका मेजरमेंट भी बराबर होगा, तो ऐसा नहीं है ना। आकार तो इसका बराबर लग रहा है हमें क्योंकि एंगल तो इसके ठीक हैं। जब एंगल एक जैसे हैं तो आकार तो बराबर है, लेकिन इसका माप बराबर नहीं होगा। इसका माप बराबर हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो इसको ऐसे समझें हम, ये हमारा एंगल 40, 60 हमने 80 ले लिया, ठीक है। अब इसमें सपोज हमने ये किया कि देखो हम एक छोटा सा इसका एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो ये जो हमने लाइन खींची ना, ये वाली लाइन, ये सपोज लाइन हम यहाँ पे अगर खींचें तो ये लाइन सपोज हमने खींची कितना 8 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। इस 8 सेंटीमीटर की लाइन पे एक एंगल बना दिया हमने 40 डिग्री का और एक एंगल यहाँ से बना दिया हमने कितना 80 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल हमारा कितना है 40 डिग्री का, ये एंगल है हमारा कितना 80 डिग्री का, तो ऊपर वाला एंगल कितना बचा 60 बना, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो अगर यहीं पे हम ये जो लाइन हमने 8 सेंटीमीटर की खींची थी, अगर इस लाइन को हम बढ़ा के थोड़ा सा सपोज ये खींच दी हमने 15 सेंटीमीटर की, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। अब देखो यहाँ से हमने 40 डिग्री का एंगल बना दिया, यहाँ से हमारा 80 डिग्री का ये वाला एंगल हो गया। ये एंगल कितना है 40 डिग्री का, ये वाला एंगल हमारा कितना है 80 डिग्री का, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 60 डिग्री का। अब देखो आप इसमें क्या दोनों का मेजरमेंट सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। ये छोटा सा ट्रायंगल बना है ना, ये देखो ट्रायंगल आपका बड़ा बन गया, एंगल वही है 40, 80, 60, इसमें भी देखो 40, 80, 60। अब ये तो बड़ा हो गया यानी मेजरमेंट सेम नहीं आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम तीन एंगल को बराबर देखें तो हम उसको बोल देते भाई वो सर्वांग सम होगा। ऐसा आपका हमेशा नहीं हो सकता है, वो तभी होगा जब अगर आपकी नीचे वाला जो बेस है ना, माने इन तीन में से हम कोई भी एक साइड ले सकते हैं, या तो इस साइड के इक्वल इसकी साइड आ जाए, ठीक है, या फिर इस साइड के इक्वल ये वाली साइड आ जाए, या फिर इन तीनों साइड के माने इसके इक्वल में ये वाली साइड आ जाए। तो किसी ना किसी एक साइड का इक्वल होना कंपलसरी है। अगर साइड इक्वल नहीं है तो आप केवल ये नहीं बोल सकते कि तीन एंगल बराबर हैं तो इस त्रिभुज के सर्वांग सम ये वाला त्रिभुज नहीं होगा, है ना। आकार बराबर होगा लेकिन उसका मेजरमेंट बराबर नहीं होगा। ये बेसिक सा डिफरेंस आपको याद रखना है, यहाँ से नहीं तो क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो तीनों एंगल बराबर होने पर त्रिभुज हमेशा सर्वांग सम नहीं होगा। उसके साथ साथ हमें क्या, एक भुजा बराबर उसमें चाहिए पड़ती है, ठीक है। तो इस टाइप से कंडीशन इसकी बनती है, तो इसको आप रखिएगा। अब इसमें क्या हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो उस क्वेश्चन से पहले हमें एक कंडीशन समझनी पड़ेगी कि कंडीशन इसकी होती क्या है। जैसे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होता है, उसके जो संगत शीर्षलंब होते हैं उनके भी वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वो कैसे, देखो इसको पहले आप डायग्राम से समझें। ये जैसे हमारा डायग्राम, हम दो डायग्राम बनाते हैं इसमें। एक ट्रायंगल हो गया हमारा ABC, A, B और C, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने इसमें क्या, PQR, ठीक है। अब इसमें हमने बोल दिया कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। समरूप कैसे, ट्रायंगल जो हमारा क्या है ABC, ये समरूप है किसके, ट्रायंगल PQR। समरूप मतलब सिमिलर, ये उसका साइन है ना। और सर्वांग सम होगा तो उसमें वो नीचे हम इसमें दो डंडी और कर देते हैं इस टाइप से, ठीक है। समरूप सर्वांग सम, ठीक है। तो ये दोनों समरूप हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। अब समरूप क्या क्या, जैसे दो एंगल भी बराबर हैं तो समरूप हो जाएंगे, क्योंकि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का तो ये 180 अंश होना है। जैसे अभी हमने बताया आपको, देखो ये हमारा 40 का है
ये 80 का है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है 60 होगा। ठीक है, अब देखो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, ये 40 है, ये 80 है, तो भाई 180 करने तो 180 करने को हमें 60 और चाहिए, है ना, क्योंकि ये कितना हो गया हमारा 120 हो गया, 120 हो गया, 60 और चाहिए तो 100। तो भाई दो एंगल अगर बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि सम उनका फिक्स है, सम 180 होता है ना। तो दो एंगल बराबर हैं तब भी त्रिभुज हमारे कैसे समरूप हो जाते हैं। ठीक है, चलो अभी हम एंगल में आपको समझाते हैं आगे, लेकिन आप पहले ये समझें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अभी दो त्रिभुज हमने समरूप कर दिए, अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे त्रिभुज हमने लिया क्या, त्रिभुज ABC, इसका क्षेत्रफल, और नीचे ले लिया हमने कौन सा, त्रिभुज PQR, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ठीक है, अब भुजाएं कौन सी संगत हो सकती हैं वो बात भी आपको पहले आना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं कि अगर हमने AB लिया तो इसके संगत हम इसी को मान के चलते हैं, तो ऐसा नहीं है आपका हमेशा, है ना। ये ले लिया तो इसके संगत हम हमेशा इसको लेके चलते हैं, और ये वाला अगर हमने साइड लिया तो इसके संगत हम इसको लेके चलते हैं, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। संगत भुजाएं जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं काय पर, एंगल पर। एंगल आपके जिस हिसाब से होंगे उसी के हिसाब से भुजाएं संगत होती हैं। ठीक है, तो पहले हम संगत भुजा आपको समझा दें, उसके बाद फिर हम इसका यहाँ पर रेशियो बनाते हैं। ठीक है, अब देखो संगत भुजा पहले हम देखें, संगत भुजा में होगा क्या, जैसे इसी में हम देखें एक बार, देखो ये वाला अगर हमने एंगल बनाया सपोज 40 का, ठीक है, अब इसमें 40 इधर है और इसमें मान लो 40 इधर है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, ये 40 हमने यहाँ पे लिया एंगल, और यहाँ पे ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद सपोज हमने यहाँ पे एंगल लिया अपना कितना 75 डिग्री, 75 डिग्री का, यहाँ पर हमने इधर लिया 75 डिग्री, 75 डिग्री का। ठीक है, अब तीनों एंगल का सम होता है 180। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 115, तो बचा कितना 180 करने को, 180 करने को बचा हमारे पास 65, ये 65 का हुआ, इधर ये 65 का होगा। अब इसमें हम बोलेंगे भाई इसके संगत ये वाली साइड हो जाएगी, तो अब नहीं होगी, क्योंकि एंगल तो बराबर हैं, लेकिन एंगल बराबर है आगे पीछे हैं, है ना। ये 40 इधर है लेकिन इसमें 40 इधर कर दिया हमने, तो इसमें संगत भुजा अगर हम बात करें तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। अनुपात मतलब उनका रेशियो हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमने लिया 40 डिग्री, अब इस 40 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, AC, है ना। तो देखो कैसे, इसमें लिया हमने AC, अब इधर हमने 40 के सामने वाली ली, तो इधर भी आप 40 के सामने वाली लोगे, तो इस 40 के सामने क्या है, PQ है। देखो इसके सामने क्या है हमारा, PQ। ठीक है, अब 40 डिग्री हमने ले लिया, अब 40 डिग्री के बाद हम आगे देखें, अगर हमने लिया 75 डिग्री, तो देखो 75 डिग्री के सामने क्या है, AB है, AB, तो इसके संगत AB की संगत आपको सीधा ये नहीं लिख देना कि PQ हो जाएगा, है ना। 75 डिग्री के सामने AB है, तो देखो इधर 75 डिग्री के सामने क्या है, ये वाली साइड क्या, QR, तो यहाँ पे लेंगे हम QR, फिर इक्वल, हमारा 40 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, है ना। थर्ड बचा कितना, 65 डिग्री। ठीक है ना, अब इधर 65 डिग्री के सामने कौन सी बचा है हमारी, BC, और इधर 65 डिग्री के सामने हमारी कौन सी बचा है, PR। ठीक है, अब देखो, नहीं तो अगर हम नॉर्मल रेशियो बना दें तो हम क्या बना देते हैं, हम लिख देते हैं इसमें सीधा क्या, AB, और AB के नीचे कर देते हैं PQ, फिर क्या किया हमने, लिखा BC, और BC के नीचे हम कर देते हैं क्या, QR, और फिर लिया सपोज हमने AC, और AC के नीचे क्या कर देते हैं हम, PR। ठीक है, तो ये गलत है, ये हमेशा नहीं होता है सर। ठीक है, वो डिपेंड काय पे करेगा, एंगल पर। तो हमें सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल में क्या देखने हैं, सबसे पहले हमें एंगल देखने हैं कि किस एंगल के बराबर कौन सा एंगल जा रहा है, उस हिसाब से फिर हम भुजाओं को क्या करेंगे, अनुपातिक करेंगे। ठीक है, ये आपको मेन समझना था। ठीक है, अब हमने जो कंडीशन अभी जो इसकी फर्स्ट कंडीशन देखी थी इसमें, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, ठीक है, उसके शीर्षलंब, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारी कंडीशन है, और इसके बेसिस पे कुछ हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ABC, और यहाँ पे हमने ले लिया क्या, PQR। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा आप ध्यान देना, इसमें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है,
पी क्यू आर। ठीक है, इसमें भी बहुत ध्यान देना आप। इसमें देखो ए है ना, इधर आगे है तो ए के बराबर एंगल पी है। इधर देखो बी है ना, बी, तो बी के बराबर एंगल क्यू है। इधर क्या है, सी है, तो सी के बराबर एंगल आर है। ठीक है, जिस हिसाब से इनका इधर सीक्वेंस है उसी हिसाब से इसमें जो भुजाओं का अनुपात बनेगा, है ना। इसको अभी मैं आगे पीछे बदल के करूँगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी पहले आप डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट समझें। मेन जो है हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और उसके जो संगत शीर्षलंब होते हैं उनके भी वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कैसे? अब ए बी सी में जैसे हमने ली साइड कौन सी हमारी, ए बी। ए बी ध्यान देना आप, देखो ए बी है ना, देखो ये वाला एंगल किसके बराबर है, पी के बराबर है। ये एंगल ए किसके बराबर है, पी के बराबर है। फिर एंगल बी है ना, ये बी, देखो ये बी है, इधर क्या क्यू है, तो ये बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। फिर सी है इधर, ये आर है, तो इधर का सी, इधर का सी, इधर के एंगल आर के बराबर है। ठीक है, तो इसमें देखो ए के बराबर पी, बी के बराबर क्यू, सी के बराबर आर, तो इसमें अनुपात सीधा सीधा बन जाएगा। ठीक है ना, तो ए बी के नीचे क्या आ गया हमारा, सीधा क्या, पी क्यू, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ठीक है, इक्वल। अगर हमने लिया बी सी, तो बी सी के नीचे क्या आ जाएगा, सीधा क्यू आर स्क्वायर के साथ। फिर लिया हमने अगर इसमें ए सी, तो ए सी के नीचे क्या आ जाएगा हमारा, पी आर। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर होता है। साथ ही साथ इसके संगत शीर्षलंब के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होता है। संगत शीर्षलंब मतलब आप समझो, यहाँ से देखो हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इधर सामने वाली लाइन पे ना, ए एल। ठीक है, और यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया पी एम। ठीक है, तो ये शीर्षलंब कहलाते हैं। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी इसी के इक्वल में क्या लिख सकते हैं हम, ए एल स्क्वायर अपॉन पी एम का स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से ये अनुपात अपना बनता है। ठीक है ना। अब देखो इसमें अभी हमने ए बी सी और पी क्यू आर सीधा सीधा ले लिया था। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये पी क्यू आर ना लिख के क्यू आर पी कर दिया या आर पी क्यू कर दिया, तो उसमें फिर हमारा अनुपात सीधा सीधा ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम एक और वो समझते हैं, फिर इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे दो त्रिभुज बनाते हैं। तो एक त्रिभुज हो गया हमारा क्या, फिर से ए बी सी, और एक त्रिभुज हमने क्या बना लिया, एक त्रिभुज हो गया हमारा क्या, पी क्यू और आर। अब इसमें हम क्या लिख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। ठीक है, आप ध्यान देना, हमने पी क्यू आर नहीं लिखा है, हमने लिखा क्यू आर पी। तो अब आप सबसे पहले ये कंपेयर करेंगे, तो देखो ए के सामने है क्यू। ठीक है, यानी जो एंगल ए है वो एंगल क्या है, क्यू है। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। फिर अगर हमने लिया बी, ठीक है, अगर हमने लिया बी, तो बी के सामने क्या रहेगा हमारा, आर रहेगा। ठीक है, तो देखो एंगल अगर हमने लिया बी, ये वाला एंगल लिया, तो यहाँ पे रहेगा हमारा क्या, आर। ठीक है ना। और अगर हमने लिया एंगल सी, तो सी के सामने हमारा क्या रहेगा, पी। तो देखो ये हमारा सी है, ये लिया हमने सी, तो इसके सामने क्या रहेगा, पी। ये एंगल बराबर है अब, है ना। नहीं तो क्या हम इसको सीधा सीधा लेते हैं, बी ए बी सी, और इसको हम कुछ नॉर्मल नहीं समझ के समझते, वो तो वही पी क्यू आर है, और हम एक नॉर्मल रेशियो बना देते हैं जो कि गलत है। ठीक है, अब देखो इसमें फिर से वही कंडीशन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और नीचे आएगा त्रिभुज। अब इधर आप पी क्यू आर लिख दो या क्यू आर पी लिख दो, उससे कोई अंतर नहीं है ना। वो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, क्योंकि अब हमारा समरूप वाला साइन नहीं लगा है। ठीक है, तो पी क्यू आर लिख दो, पी आर क्यू लिख दो, क्यू आर पी लिख दो, इधर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इधर लिखा है तो अंतर पड़ेगा उस चीज़ का। ठीक है, अब देखो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। अब यहाँ से हमें क्या देखना है, देखो ये पहला एंगल लिया हमने ए, इसके सामने कौन सी भुजा है, बी सी, तो बी सी स्क्वायर। अब देखो इस एंगल के बराबर, ए के बराबर क्या था, क्यू था, तो इस क्यू के सामने कौन सी भुजा है, पी आर है ना, पी आर का स्क्वायर। ठीक है,
इक्वल, ऐसे इसमें करेंगे हम। अब लिया हमने ये वाला एंगल, देखो बी, तो बी के सामने क्या है, ए सी का स्क्वायर, ठीक है, और ए सी स्क्वायर हो गया। अब इस बी के सामने बराबर क्या है, आर है, तो ये क्या हो गया हमारा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल। अब लिया अगर हमने सी, तो इसके सामने कौन सी हो जाए हमारी, ए बी का स्क्वायर कर दिया, और इस सी के बराबर क्या है पी, तो इसके क्या कर दिया हमने क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब इस हिसाब से रेशियो बनाया हमारा, ठीक है, पहले रेशियो कुछ और बना था, अब रेशियो कुछ और बना है। तो क्या ध्यान देना है हमें, ध्यान ये देना है कि ए बी सी के साथ किस टाइप से पी क्यू आर को अरेंज करके लिखा गया है, उसी के हिसाब से हम एंगल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये है इसकी कंडीशन, और इस हिसाब से इसके हमें रेशियो को बनाना है। चलो अब लेते हैं हम इसमें कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली बात, हमें अनुपात बहुत ध्यान से बना कर रखने हैं, ठीक है। चलो तो देखो, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 16 वर्ग सेंटीमीटर और 25 वर्ग सेंटीमीटर हों, तो उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा, ये हमें इसमें निकालना है, ठीक है। अब त्रिभुज उसमें नहीं दिए, हम अपने मन से मान लेते हैं। एक त्रिभुज बना ली हमने, क्या, ए बी सी, और एक त्रिभुज हो गया हमारा क्या, पी क्यू आर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें दिए हैं, है ना। जैसे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है अपने पास, ए बी सी का क्षेत्रफल, और एक है त्रिभुज क्या हमारे पास, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो क्या है, इसका क्षेत्रफल दिया है हमारे कितना, 16, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 25। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अब कंडीशन हमारी वही लगेगी, इसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, और संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के भी अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो इसको अभी हम नीचे लिखेंगे। तो इसमें भुजा से तो हमें कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन है हमारा काय के लिए, शीर्ष लंबों के लिए। तो देखो यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया इस टाइप से, ये ए एल हो गया, ये भी हमने लंब डाल दिया, ये हो गया पी एम हो गया, ठीक है। तो संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर, तो ए एल स्क्वायर और पी एम का स्क्वायर, इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। साइड हमने नहीं लिखी क्योंकि हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू कितना दिया हमें 16, इसका वैल्यू कितना दिया है 25, इक्वल ए एल स्क्वायर अपॉन पी एम का स्क्वायर, ठीक है। हमें शीर्ष लंबों का अनुपात निकालना है, तो यहाँ से ये स्क्वायर है, यहाँ हटाएंगे तो इन पर रूट आ जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा हमारा, ये दोनों आ जाएंगे अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 16/25, ठीक है। ये क्या हमारा अब हो गया ए एल और नीचे हो गया पी एम, ठीक है। अब जो 16 है ये रूट वैल्यू होती है 4 की, और 25 की रूट वैल्यू क्या होती है हमारी 5, ठीक है। तो यानी कि हमारा ए एल अपॉन पी एम इक्वल क्या आ जाएगा 4/5, ये हमारी वैल्यू हुई संगत शीर्ष लंबों का अनुपात, ठीक है। और एक कंडीशन अगर हमें याद हो जाए तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जैसे वैल्यू दी थी उन्हीं का तुरंत आप रूट स्क्वायर रूट निकाल के सीधे सीधे आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से अपना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलो अब इसमें हम अगला क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है ना। तो दो समरूप त्रिभुजों में जो हमें क्षेत्रफल दिया जा रहा है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें दिया है क्वेश्चन में कितना 144 वर्ग सेंटीमीटर है, और त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल दिया है वो 256 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। और पहले त्रिभुज की हमें एक भुजा की लंबाई दी गई है क्वेश्चन में, है ना। पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, जैसे एक भुजा हमने देखो त्रिभुज हमें अपने मन से बनाने पड़ेंगे उसमें, है ना। तो त्रिभुज एबीसी में आप कोई भी एक भुजा ले सकते हो, शीर्ष लंब का इसमें उपयोग नहीं है हमारे क्वेश्चन में। तो पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई हमें दी है क्या, सपोज हमने मान लिया ए बी की लंबाई कितनी दी है हमें 6 सेंटीमीटर दी है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई हमें निकालनी है, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। जब त्रिभुज हमें क्वेश्चन में नहीं दिए हों कि त्रिभुज ए बी सी है पी क्यू आर, तो आप अनुपात सीधा सीधा बना सकते हो, ठीक है। तो हमने इधर लिया ए बी, तो इसकी संगत क्या होगी पी क्यू होगी, इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। तो ए बी हो गया हमारा 6, और हमें इसमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है ना, तो ये हम निकालेंगे वैल्यू को, ठीक है। तो ये वैल्यू दी है हमें, ये वैल्यू दी, ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। फिर से हमारी वही कंडीशन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल नीचे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल,
इनकी संगत भुजाओं की वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सभी भुजाएं नहीं लेनी है, जिसकी ज़रूरत पड़े वही भुजा लेनी है। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर हो गया, नीचे हमारा क्या हो गया, सॉरी ए बी इसके बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 144। ठीक है, ये कितना है 256 इक्वल ए बी का स्क्वायर अपॉन सॉरी ए बी की वैल्यू हमारे पास है ना, ए बी कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर और नीचे हमारा क्या आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब आप जैसे भी इसको सॉल्व करना चाहते हो, स्क्वायर दोनों के यहाँ से हटा के इस पर रूट वैल्यू लगा दो, या फिर यहीं पे स्क्वायर करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो हम यहाँ से स्क्वायर हटा के इस पर रूट वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट कितना हो गया 144 अपॉन 256 इक्वल ये बचा हमारा 6/PQ। ठीक है, तो ये किसकी रूट वैल्यू है 12, ये हो गया 16 इक्वल 6/PQ। तो ये 6 से कैंसिल होगा 2 टाइम। ठीक है, और 2 से 16 कैंसिल होगा 8 टाइम, यानी हमें PQ की वैल्यू कितनी मिली, PQ इक्वल कितना हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PQ की लेंथ हमें यहाँ से इस टाइप से मिल जाएगी। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो या तो हमें एरिया दिया रहेगा, और एरिया नहीं दिया रहेगा तो फिर हमें इसकी साइड दी रहेंगे ना, कोई 4 में से कोई 3 वैल्यू होंगी, हमें एक कोई वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। अब इसमें हम और एक कंडीशन देखते हैं। अगर मान लो हमारा किसी त्रिभुज में है ना, किसी त्रिभुज में, जैसे त्रिभुज ले लिया हमने ABC, इस त्रिभुज में जो हमारा आधार है, आधार या फिर हमें नीचे वाली लाइन बोलें, इसके समांतर हमें कोई एक भुजा दे दी गई है PQ है ना, आधार के समांतर एक भुजा हमने PQ ले ली। ठीक है, अगर ये समांतर है ना, कैसे, किसके समांतर, क्या PQ के समांतर हमने क्या लिया इसमें BC, PQ के समांतर क्या ले लिया हमने इसमें BC। अगर ये समांतर होंगे तो इसमें जो है इसके 2 टाइप से रेशियो बनते हैं। 2 टाइप से रेशियो कैसे, 2 टाइप से रेशियो ये बनेंगे, जैसे हमने लिया देखो AB है ना, सॉरी AB नहीं AP, पहले AP, तो AP के नीचे आ जाएगा PB, AP के नीचे क्या हो गया हमारा PB इक्वल, ऐसे यहाँ पे क्या AQ के नीचे क्या हो जाएगा QC। ठीक है, एक तो हमारा रेशियो ये बनता है ना, सिंपल सा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें देखो AB नीचे PB और फिर AQ और नीचे QC है ना, इस टाइप से होना। दूसरी एक और इसमें कंडीशन होती है, जैसे पूरा ले लिया हमने AB, इसके नीचे आएगा क्या, देखो पूरा लाइन AB, इसके नीचे क्या आ जाएगा AP इक्वल, फिर ले लिया हमने इसमें देखो पूरा लाइन AC, इसके नीचे क्या आ जाएगी वैल्यू AQ। ठीक है, एक कंडीशन हमारी ये बनी, ठीक है ना, 2 कंडीशन बनी। अब देखो इसमें आप बहुत ही ध्यान से देखना, अभी ये जो हमने सीधा सीधा रेशियो लिख दिया ना, ये रेशियो कैसा हमारा ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, इस एंगल के बराबर हमारा ये वाला एंगल है। ठीक है, ये वाले एंगल दोनों बराबर हैं हमारे, ये वाले एंगल दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर होंगे है ना, क्यों होंगे, क्योंकि अगर ये एंगल बराबर नहीं होंगे तो ये साइड फिर उसके सिमिलर हो ही नहीं सकती है। समझ रहे हो ना बात, ये इसमें ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो साइड सिमिलर नहीं होगी। तो इसमें अगर हमें ट्रायंगल लिखने को आ जाए कि भाई इस त्रिभुज में कौन कौन से ट्रायंगल हमारे समरूप हो जाएंगे, समरूप मतलब सिमिलर, तो एक हमारा ट्रायंगल क्या है, पूरा ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, ट्रायंगल APQ है ना, ये ट्रायंगल है ना। देखो ए तो दोनों में कॉमन आ गया, हमारा ट्रायंगल ABC इसमें भी ये आ रहा है, और APQ है इसमें भी ये आ रहा है, तो देखो आपका A दोनों में है, ये कॉमन आ गया। ठीक है, दूसरा देखो B के बराबर कौन सा आ गया, ये जो हमारा B है इसके बराबर ये कौन सा है, P है। ठीक है, ये जो C है ना, इसके बराबर क्या है, Q है। तो अभी जब सबसे पहले मैंने जब टॉपिक की शुरुआत करी थी तो उस टाइम पे क्या डिस्कशन हुआ था हमारा,
उस टाइम पे मैंने बताया था आपको कि अगर तीनों एंगल बराबर होते हैं तो हमें कभी भी ट्रायंगल को ये नहीं कर देना कि वो हमेशा बराबर हो गया, उसका मेजरमेंट भी बराबर होगा। उसका मेजरमेंट बराबर नहीं होता है। अगर आपका मेजरमेंट भी बराबर हो गया तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, है ना। तो इसमें देखो तीनों एंगल बराबर हैं लेकिन त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तीनों एंगल बराबर आ रहे हैं लेकिन त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान देना कि तीनों कोण बराबर होने पर कभी भी आप इसको सर्वांग सम नहीं करेंगे कि आप हमेशा इसको सर्वांग सम बोल दें, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ और इसके क्वेश्चनिंग बनेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी और एक कंडीशन और इसके कुछ जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।